मैं एक कागजी कश्ती बनाने वाला हूँ। तू दे रहा है समंदर का इख्तियार मुझे। बहुजन विमर्श चैनल के इस 34वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक मित्रों का तहे दिल से खैर मकद्दम। साथियों, आज बाम सेब के बारे में जो चर्चा हो रही थी पूर्व के एपिसोडों में, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह चर्चा हम कर रहे हैं कि बामसेब 6 दिसंबर 1973 से लगातार बामसेब के जो मेंबरान थे, संस्थापक मेंबरान थे, वे संग बुनियाद रखे जाने के बाद जिस जद्दोजहद का सामना करते हुए और मुश्किलों को धत्ता बताते हुए काम किए, जिसमें बार बार हम चर्चा करते हैं मानवर कांसीराम साहब मुख्य संस्थापक, तेजेंद्र सिंह झिल्ली साहब, दीना भाना साहब, डी.के. खपाड़े साहब और वह सौर्यपूर्ण ओजस्वी लड़की थी। ये सारे के सारे मानवर कांसीराम साहब का और भी दूसरे सहयोगी थे। सबके सहयोग से पूरे 5 साल काम करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे लोग बैठकर बामसेब का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 6 दिसंबर 1978 को। और वास्तविक रूप से, सैद्धांतिक रूप से बामसेब का स्थापना दिवस 6 दिसंबर 1973 माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से बामसेब का जो जन्म हुआ माना जाता है 6 दिसंबर 1978 को। आखिर बामसेब बना, बामसेब क्यों बना, इसकी कुछ चर्चा हम कर चुके थे, लेकिन बामसेब का जो सूत्रवाक है राजनीतिक सत्ता, समस्त सामाजिक समस्याओं की, आर्थिक समस्याओं की, सांस्कृतिक समस्याओं की, यानी हर तरह की समस्याओं की मास्टर कुंजी। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दूसरा सूत्र है, आप्तवाक है कि जिस दिन हमारे समाज में 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 पत्रकार, 20 साहित्यकार, 20 शिक्षक, 20 वकील हो जाएंगे, उस दिन हमारा समाज आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आप तो डॉक्टर अम्बेडकर को अकेले इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन जब सारे के सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो बड़ी तेजी से, द्रुत गति से मिशन आगे बढ़ेगा और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तीसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर नाराज हो गए, दुखी हो गए, क्षुब्ध हो गए और 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में आपने कहा, हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मानवर कांसीराम साहब के मन में यह तीस उठा कि जैसे और दूसरे पढ़े लिखे लोग बाबा को धोखा दिए, उसी तरह से तो हम लोग भी धोखा दे रहे हैं, तो मुझे भी संभलना है, सुधरना है। और जो धोखा दे रहे हैं यानी धोखेबाज हैं, तो फिर उनको भी धोखा देने की आदत से छुटकारा दिलाना। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मिशन को मंजिल तक ले जाने में कामयाब नहीं हुए, नाकामयाब रहे। उसकी क्या क्या वजहें थी, इसको जाने बगैर मानवर कांसीराम साहब उस मिशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। तो मानवर कांसीराम साहब बाबा साहेब के सूत्रवाक को इस रूप में लिए, राजनीतिक सत्ता को गुरु किल्ली कहते हुए कहे कि हमें
भारत की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है, इससे कम कुछ भी नहीं। अगर बाबा साहब का सपना पूरा करना है, जाति विहीन समाज बनाना है, भारत को बौद्धमय करना है, तो फिर राजनीतिक सत्ता हमारे पास होगी, तभी हम कर सकते हैं, जाति व्यवस्था का भी खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जाति का बीज नाश चाहते थे, एनिहिलेट करना चाहते थे जाति की व्यवस्था को, लेकिन कर तो नहीं पाए। अब हुकूमत तो ब्रिटिश हुकूमत थी, और जो लोग जाति व्यवस्था को बनाकर उसे अपने बेनिफिट के लिए टिकाए रखना चाहते थे, यानी जो बेनिफिशियरी थे, तो वो सत्ता में नहीं थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर से जाति की जो व्यवस्था थी वह नहीं समाप्त हो पाई। तो फिर अभी जिनके हाथ में सत्ता है वह तो देश का कारोबार, प्रांतों का कारोबार, जाति की जो व्यवस्था है उसी हिसाब से चलाने के हिमायती हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर जो देखा जा रहा है समाज में, उसके मुताबिक मानवर कांशीराम साहब तजुर्बा किए, तो राजनीतिक सत्ता को माध्यम बनाए और उसे गुरु किल्ली करे, और राजनीतिक रूप से कामयाब होने के लिए मानवर कांशीराम साहब दूसरा तजुर्बा किए कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं होती, वह राजनीति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस तरह से वामसेफ को गैर राजनीतिक आकार दिए, और दूसरा तजुर्बा किए, अगला तजुर्बा किए कि बाबा साहब के जितने भी कमांडर थे, अनुयायी थे, फॉलोअर थे, सब के सब बिक क्यों गए। तो दूसरा तजुर्बा, अगला तजुर्बा था कि जिस समाज के लोग बिकाऊ होते हैं, जब समाज बिकाऊ होता है उसका नेता भी बिकाऊ होता है। तो वामसेफ का जो गोल फिक्स किया गया कि वामसेफ के माध्यम से इस बिकाऊ समाज को टिकाऊ समाज बनाना। तो पहले जो बेस है वामसेफ, जो आंदोलन की जड़ मानवर कांशीराम साहब कहते थे, उसे मजबूत करना मानवर कांशीराम साहब निहायत जरूरी समझे। अगली बात कि जिस तरह पौधा का पोषण जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, जड़ नीचे होती है और जड़ जमीन से खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब कर जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से आगे बढ़ाकर पौधा को काफी विराट वृक्ष बनाता है। तो ये जड़ का काम है। और जब पौधा कमज़ोर होता है तो जड़ जमीन के भीतर ही होती है। अगर कमज़ोर पौधा की जड़ जमीन से बाहर हो तो जो दुश्मन है, मजबूत दुश्मन, षड्यंत्रकारी दुश्मन, सातिर दुश्मन, वह पौधा की जड़ को, यानी आंदोलन की जड़ को काट करके उसे नष्ट विनष्ट कर देगा। तो इस आंदोलन को मानवर कांशीराम साहब एक पौधा के रूप में लिए और जड़ को वामसेफ के रूप में लिए। तो वामसेफ का जो स्वरूप निर्धारित किए कि यह नॉन पॉलिटिकल होगा, अर्थात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स यानी हथियार, औजार नहीं बनेगा। दूसरा, नॉन रिलीजियस होगा, क्योंकि जो विक्टिम लोग हैं समाज के, अलग अलग धर्म पंथ के मानने वाले लोग हैं, और मानवर कांशीराम साहब की ये चाहत नहीं थी कि उनसे उनका धर्म अलग कर दिया जाए।
बल्कि उन्हें तार्किक रूप से काफ़ी विकसित कर मिशन और मोमेंट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। मिशन क्या था? पॉलिटिकल पावर को गेन करना, उसके एपेक्स को गेन करना, शीर्ष को गेन करना, चोटी को गेन करना, अर्थात शासक बनना। और इसके लिए वामसेफ का इस्तेमाल किया जाना था। इसलिए अगर धर्म के चक्कर में, विभिन्न विभिन्न धर्म के झगड़ा में यदि मानवर कांशीराम साहब उसको सुलझाने में लग जाते, तो फिर जो उनका पवित्र और महान लक्ष्य था वह कैसे पूरा होता? तीसरा, नॉन एजिटेशनल, वामसेफ का जो स्वरूप निर्धारित किए, क्योंकि वामसेफ का फुल फॉर्म उस समय माइनॉरिटी शब्द इस वामसेफ के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि जो ओबीसी का कंसेप्ट था उस समय नहीं था, तो बैकवर्ड जो संवैधानिक शब्द है, जिसमें एससी एसटी और आज का जो ओबीसी है, तीनों आ गए हैं। और इसके अलावा जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे, तो उनको मिलाते हुए इन वर्गों में, इन समूहों में जो कर्मचारी अधिकारी थे, सारे के सारे वामसेफ के मेंबर्स के रूप में ट्रीट किए जाने लगे। तो माइनॉरिटी जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, संविधान के मुताबिक हिंदू और जैन को छोड़कर इस देश में 5 अन्य धर्म के लोग रहते हैं: ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम। ये पांचों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। तो धर्मांतरित अल्पसंख्यक जो भारत के ही रहने वाले थे और जिनके पूर्वज धर्मांतरित हो गए, तो ऐसे लोग जो धर्मांतरित हैं, जिनकी दशा काफ़ी चिंताजनक है, उनको लेकर, उन समूह के एम्प्लॉयज को लेकर जो यह संगठन बना वामसेफ, तो वामसेफ फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। तो जब इसके मेंबर्स केवल एम्प्लॉय यानी कर्मचारी अधिकारी ही बनाए जाने लगे, तो यह स्वाभाविक है कि जो उनके सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक तो उनको रहना ही पड़ता। अगर एजिटेशनल होता यह संगठन, तो एजिटेशन तो सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लिबर्टी नहीं थी, उस तरह की छूट नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। और एजिटेशन करने पर उन्हें पेनलाइज किया जाता। इसके लिए मानवर कांशीराम साहब जो वामसेफ का स्वरूप निर्धारित किए, तो उसको नॉन एजिटेशनल बनाए। अब इस तरह से वामसेफ के कंसेप्ट को मानवर कांशीराम साहब कायम करके और वामसेफ के लिए कुछ ड्यूटी निर्धारित की। वह ड्यूटी क्या था? वह ड्यूटी था कि समाज में नेतृत्व नहीं है, समाज नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन है। जो नेतृत्व है वह पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है, साइड इफेक्ट है, इल इफेक्ट है, और सारे के सारे स्टूज हैं। इस पर बाद में चलकर मानवर कांशीराम साहब एन इरा ऑफ स्टूज चमचा युग लिखने का काम किए। तो सारे के सारे जो नेतृत्व उस समय के थे, उन्हें किसी काम का मानवर कांशीराम साहब नहीं समझे। तो वामसेफ के लोगों को बताए कि आपको सही नेतृत्व पैदा करना है, तो क्रिएट लीडरशिप एमंग सोसाइटी। फिर बताए कि बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों के बदौलत आपकी कुछ दशा कुछ हद तक सुधरी है,
कुछ खाने पीने लायक हो गए हैं, कुछ सम्मान पा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष पूरे समाज के लिए था, शोषित समाज, वंचित समाज, गरीब गुरबा, SC ST के लिए। लेकिन उसका फल मुट्ठी भर नौकरी करने वाले लोग आप खा रहे हो, एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय की तादाद 1% से भी कम है। तो 1% लोग 100% का, बाद बाकी 99% का हक खा रहा है। आप खा रहे हो तो आपका डाइट बनता है कि यह जो अनुपातिक हिस्सा तुमको मिला है, तो शेष छूटे हुए लोग हैं उनको भी अपनी ही तरह बनाने के लिए काम करो, टू पे बैक टू दी सोसाइटी। ये दूसरा काम सौंपे। और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि अपनी कमाई का, अपने समय का, अपने दिमाग का 20वां भाग यानी 5% तब तक खर्च करते रहना जब तक कि समाज तुम्हारी बराबरी में नहीं आ जाता। फिर बताए, टू अपरूट ब्राह्मणिकल ऑर्डर विच इज द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी। असमानता की जड़ जो है, जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद जो ऑर्डर है, जो सिस्टम है, उसका उन्मूलन करना, जड़ मूल से उसको उखाड़ देना। और कोई भी काम करते वक्त तर्क को आगे रखना, तर्क की प्रधानता होनी चाहिए। तो आपको तर्क के माध्यम से अंतिम परिणति पर पहुंचना। तो चौथा काम, टू रिच लॉजिकल इंड्स। और 5वां और आखिरी काम कि हम 4 साल 11 महीना 29 दिन ये सारे काम करते रहें, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि हमें कामयाबी नहीं मिले तो फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वामसेप के साथियों को यह दायित्व सौंपा गया कि तू रिच वोटर, तू टीच वोटर। साथ ही साथ वामसेप का जो संगठन बना, यह कैडर बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड और मास बेस्ड, कैडर बेस्ड, मास बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड, देन मास बेस्ड। इसके 10 विंग बने। वामसेप भाईचारा विंग, वामसेप एडॉप्शन विंग, डॉक्टरी सलाह व परामर्श, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, BBF मूल ढांचा, प्रेस एंड पब्लिकेशन, सचिवालय, संगठनात्मक ढांचा, दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर और लगभग 100 दफ्तरों का जाल। इतना सारा कुछ इसके थीम में था। और BBF के बारे में हम बताना जरूरी समझते हैं। BBF का फुल फॉर्म वामसेप वॉलंटियर फोर्स, जो वामसेप के लोग काम कर रहे थे। तो वामसेप के लोगों, चूँकि वामसेप आगे आगे काम कर रहे थे, समाज का मार्गदर्शक थे, ये सुरक्षित रहे, इसके लिए एक फोर्स का मानवर कांशीराम साहब गठन किए थे, जिनका नाम BBF था। आगे अब वामसेप अपनी स्थापना के बाद क्या क्या करता है, कैसे आगे बढ़ता है, चुनौतियों का मुकाबला कैसे करता है, लक्ष्य की ओर कैसे तेजी से बढ़ता है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगला वीडियो भी सारगर्भित होगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।